प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लेखपाल की भर्ती आने वाली है और यूपीएसआई का फॉर्म आने वाला है। इन दोनों परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने आपके लिए एक विशेष सिलेबस तैयार किया है और विशेष चैप्टर की तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हिंदी को जीरो से लेकर के हम चलने वाले हैं, तो हिंदी को हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं एक नए सिरे से, नए पैटर्न पे, नए तरीके से। इसके पहले जो हिंदी की आपको या तो कॉपी की क्लासेस मिलती थी, रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलती थी, अब आपको क्लासेस जो मिलेंगी वो व्हाइट बोर्ड के माध्यम से मिलेगी। जो चीजें आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उन्हीं चीजों का आपको पीडीएफ नोट सेंड किया जाएगा। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो टेलीग्राम का मेरा नंबर है, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, दोनों पे, व्हाट्सएप पे भी आपका ग्रुप है। तो लेखपाल के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो आप 80041099 नंबर है, उस नंबर पे आप जुड़ सकते हैं। आपके लिए सभी क्लासेस फ्री हैं। सारी चीजें, सारे डिटेल्स मैंने एक वीडियो में बता रखे हैं। अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो आज हम लोग हिंदी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला अध्याय है और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा। तो मैं बता रहा था कि इसका पहले आप क्लास करेंगे, फिर इसका आपको पीडीएफ भेज दिया जाता है और बाद में हिंदी 2020 नामक सीरीज में इसी चैप्टर से संबंधित आपके 20 प्रश्न कराए जाते हैं। 20 से 40 प्रश्न, यानी हिंदी 2020, ठीक है। 20 से 40 प्रश्न आपको कराए जाते हैं और वह 20 से 40 प्रश्न जो आपके होते हैं वह प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। या तो एग्जाम में पूछे गए रहते हैं या तो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें 20 में या 40 का जो भी प्रैक्टिस होता है, चाहे 20 का या 40 का, उन दोनों में आपको 90% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही लिए जाते हैं, जिससे हम चैप्टर का फिर से एक बार पुनः रिवीजन कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि यह प्रैक्टिस और ये एक नया प्रारूप जो हमने तैयार किया है, यह आपके लिए आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप यूपीएसआई में हो या लेखपाल की भर्ती तैयारी करने वाले हो, तो आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पे पूरा स्वागत है। वो भी सब कुछ फ्री में, इन कास्ट, आपको एक भी पैसा पेड नहीं करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और खुद चैनल से जुड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, सबसे पहले हिंदी लिखी गई यूपीएससी की क्लासेस है, ठीक है। ध्वनि या वर्ण, अक्षर, शब्द पद, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य। इसका अर्थ आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगा हुआ है, यानी सबसे छोटा, जो सबसे छोटी इकाई, आपसे प्रश्न यही से पूछा जाता है, हिंदी की सबसे छोटी इकाई कौन है, या वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई कौन है। तो आपको बताना पड़ता है, या शब्द की सबसे छोटी इकाई कौन है, वाक्य की सबसे छोटी इकाई कौन है, या हिंदी में सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है, हिंदी की इकाई किसे माना जाता है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से प्रश्नों को रोटेट करके पूछा जाता है। तो आपका वहां पे आंसर होता है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। ध्वनि को आप वर्ण भी कह सकते हैं। जैसे कि मैं सपोज करिए कि मुझे क्या कहना है, मुझे कहना है श्याम, ठीक। तो हमने क्या काम किया, श्याम, इसमें तो चलो आधा है, इसको छोड़ देते हैं, राम को ले लेते हैं। तो जब हमने राम बोला तो रा में भी आ है, रा में भी क्या है, आ है, और आ की मात्रा भी है, ठीक, और मां में भी क्या है, आ है। तो यहां आप देख पा रहे हैं, हम जो शब्द ले रहे हैं इसमें राम में क्या हो जा रहा है, 4 ध्वनियां, राम, ठीक। तो ध्वनियां जो है सबसे छोटी इकाई के रूप में माना जाता है। सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, ध्वनि हो गई, ठीक। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अक्षर का फॉर्मेशन होता है, अक्षर का निर्माण होता है, फिर क्या बनता है, शब्द बनता है, सार्थक समूह होते हैं। अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे मान लो कि मैंने ऐसे कुछ लिख दिया, अब इसे हम शब्द नहीं कह सकते हैं, पता नहीं क्या लिखा गया है, क्लियर। तो इसे हम अलग अलग अक्षर तो पढ़ सकते हैं कि ट है, झ है, या है, लेकिन इसे हम शब्द नहीं कह सकते। जब अक्षरों का सार्थक समूह होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शब्द कहते हैं। और शब्दों के सार्थक समूह से क्या बन जाता है, पदबंध बन जाता है, और पदबंध से उपवाक्य, और उपवाक्य से किसका निर्माण होता है, वाक्य का। जो आज हमारा चैप्टर भी है, वो चैप्टर भी वाक्य के ऊपर आधारित है। तो हम वाक्य को पढ़ेंगे और वाक्य से आगे बढ़ेंगे। जो चैप्टर का सिलेबस हमने डिसाइड किया है, पहले हम वाक्य पढ़ेंगे, उसके बाद भाषा वाक्य पढ़ेंगे, फिर उपवाक्य पढ़ेंगे, पदबंध पढ़ेंगे, पदबंध के बाद पद पढ़ेंगे, यानी शब्द पढ़ेंगे। शब्द के बाद तुरंत हम कहा चले जाएंगे, भाषा में, यानी हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा कैसे आई, हिंदी भाषा का संविधान में क्या महत्व है। यहां से आप जानते हैं हर बार प्रश्न पूछा जाता है,
चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, या आपके साधारण कोई परीक्षा हो, बीएड हो, कोई भी साधारण परीक्षा हो, उसमें से आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की भाषा, हिंदी भाषा के विकास, हिंदी भाषा के चरण, विकास के चरण और संविधान में हिंदी भाषा का महत्व से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आगे हम इसी श्रृंखला से आगे बढ़ते जाएंगे। इतना करने के बाद फिर हम आएंगे संधि, समास, विग्रह, जो भी आपके आएगा उस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस तरह से हमारा एक तरह से एक पैटर्न निर्धारित है और उस पैटर्न से आगे बढ़ेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, इस 50 से 60 दिन का ये जो क्लास हमने डिजाइन किया है, इस 50 से 60 दिन के क्लास में आप हिंदी से जितना भी डरते होंगे, आपके लिए हिंदी उतनी ही आसान लगने लगेगी। तो डरने की जरूरत नहीं है, बस करने की जरूरत है और थोड़ा सा आपका सपोर्ट और प्यार मिल जाएगा तो चैनल आपके लिए बहुत बेहतरीन कार्य कर जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज वाक्य को। और जैसा कि आप जानते हैं, वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। वाक्य को जो हम पढ़ते हैं, वाक्य का मतलब होता है सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्द को ध्यान से सुनिए, क्या कह रहा है? सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को। सार्थक शब्दों के किसके? शब्दों के, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को। किसको? व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहते हैं। आप जानते हैं सार्थक शब्द, अब आप कोई निरर्थक शब्द फालतू बोलते जाएंगे तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। आपको जो शब्द बोलना वो सार्थक हो, यानी उसका कोई ना कोई महत्व हो, उसका कोई ना कोई अर्थ हो, तो सार्थक शब्दों का जब आप क्रम बोलेंगे, और वो भी क्रम कैसा हो? व्यवस्थित हो, ऊट पटांग ना हो। ऊट पटांग शब्द पता चला पीछे के पद आगे हो, आगे के पद पीछे हो। तो जैसे कि जब छोटा बच्चा बोलना शुरू करता है तो वो क्या काम करता है? शब्दों का सही क्रम नहीं बना पाता, तो बस उसके एक्सप्रेशन से हम समझ जाते हैं। तो हो सकता है सामने वाला आपको सामने देख करके आपके भाव को समझ करके वो समझ जाए, लेकिन अगर आप सार्थक शब्दों का समूह आपके पास नहीं होगा तो उन्हें आप लिख करके नहीं बता पाएंगे, उन्हें आप लिख करके समझा नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको क्या चाहिए? सार्थक शब्दों का समूह चाहिए। हो सकता है सामने वाला बुद्धिजीवी वर्ग से होगा तो वो आपके भाव को समझ सकता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन अगर वो ऐसा कोई है जो सिर्फ रिटेन में जानना चाहता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सार्थक समूह लिखना पड़ेगा, जिस सार्थक समूह से आप उसे अपने बातों को समझा सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे वाक्य के जो तत्व हैं, वाक्य के कितने तत्व माने जाते हैं? तो वाक्य के जो तत्व हैं 6 हैं। प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है, वाक्य के निम्नलिखित में से वाक्यों के कितने तत्व होते हैं, ऐसे प्रश्न पूछा गया। तो आप पहले बता देंगे 6, और फिर इसको देख करके पूछता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा है जो वाक्य के तत्व के रूप में नहीं जाना जाता है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे आपके 6 लिखे गए हैं। फिर इनका क्या महत्व होता है, इनका क्या कारण होता है, मैं आपको बता रहा हूं। साथ में प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्यों का भेद नहीं है। कौन सा ऐसा वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्यों का भेद नहीं है, या रचना के आधार पर कौन सा वाक्य का भेद नहीं। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए होंगे आप, तो आपको याद होगा इस तरह से प्रश्न आपके सामने आते हैं, और आप पूरा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय ये सब पढ़ के चले गए हैं। जो बेसिक चीजें हैं वो तो आपकी क्लियर नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको वहां पे कंफ्यूजन होती है और लेने के देने पड़ जाते हैं, क्योंकि अब आजकल सभी परीक्षाओं में क्या होता है? माइनस मार्किंग। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, वाक्य का जो महत्व होता है वो क्या होना चाहिए? सार्थकता होनी चाहिए। सार्थकता का मतलब क्या है? जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो इसका हमारे आपके संवाद का कुछ सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, वरना हमारे आपके संवाद का कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम कोई शब्द है, कोई वाक्य है, तो उसका कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है, कुछ न कुछ उसका महत्व अवश्य होता है। अगर उसका कोई महत्व नहीं है तो वह शब्द की कोई सार्थकता नहीं है। उस शब्द को बोलने, पढ़ने, लिखने, समझने का कोई महत्व नहीं। यानी हम जो वाक्य लिख रहे हैं या जो वाक्य बोल रहे हैं, उस वाक्य का कोई ना कोई महत्व या कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। अगर वाक्य का कोई अर्थ है तो वही उसकी क्या कहलाती? सार्थकता कहलाता है। क्लियर? अब बात को समझ पा रहे होंगे। तो आप कहेंगे कि वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है, अतः इसमें सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। वाक्य जो आप बोल रहे हैं उसका कोई ना कोई अर्थ होता है, इसीलिए आप सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट कौन है आपका? योग्यता। योग्यता का क्या अर्थ होता है?
अब आप जो भी वाक्य प्रयोग करते हैं, जो भी शब्द आप प्रयोग करते हैं, जो भी वाक्य प्रयोग करते हैं, उसमें कोई ना कोई आप सार्थक अर्थ जोड़ते हैं, जिसका कोई ना कोई प्रसंग होता है, जिसका कोई ना कोई प्रसंग होता है, तभी आप उस शब्द को, उस वाक्य का उपयोग करते हैं। जैसे छोटा सा हम उदाहरण लें कि आप इस चाक के बारे में बता रहे हैं कि चाक जो है, सबसे पहले आपने कहा कि चाक द्वारा लिखा जाता है। यह एक इसका अर्थ बता दिया, ये सार्थकता है कि चाक की सार्थकता क्या है कि लिखने के काम में आता है। तो आपने इसका अर्थ तो बता दिया कि लिखने के काम में आता है, लेकिन जैसे ही आप इसकी योग्यता बताएंगे कि कितना योग्य है, या डस्टलेस है या डस्ट वाला है, तो इसकी योग्यता तो आपको बताना पड़ेगा। यह योग्यता आपके सेंटेंस में आगे बढ़ेगी, यानी आपके वाक्य में आगे बढ़ेगी। तो उसी प्रकार से अर्थ की एक योग्यता होती है, वाक्य की एक योग्यता होती है। जैसे हम बात करें कि चाय खाई, मैंने आपसे पूछा चाय खाई, तो आप हमको जो समझ रहे हैं इस समय वही समझेंगे जो इस समय आपके मन में आ रहा है कि चाय खाई नहीं जाती बल्कि चाय पी जाती है। तो वाक्य की योग्यता या शब्द की योग्यता किस पर निर्भर करती, हम जो बोल रहे हैं उसका पैरामीटर कैसा है। वो पैरामीटर शब्द का चाय खाई जाती है, हम आपसे पूछे रोटी पिए, तो आप जानते हैं कि अर्थ शब्द क्या है, गलत है। तो कहीं ना कहीं जब आपको ये पूछा जाता है, उसमें दिया जाता है वर्तनी शुद्धिकरण का, तो उसमें आपको सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि हम उस शब्द के बारे में जानते नहीं। ठीक, तो यहाँ पे योग्यता का अर्थ सीधा सीधा है कि आप उस वाक्य के प्रयुक्त शब्दों के प्रसंगों के प्रसंग जो भी है, प्रयुक्त शब्द जो है उसका जो प्रसंग है उसके अनुसार, जो भी उसका है उसके अनुसार अपेक्षित अर्थ चाहते हैं कि जो हम शब्द बोल रहे हैं उसका एक अपेक्षित यानी एक बेहतरीन अर्थ निकल करके आपके सामने आए। जब हम आपसे कहेंगे चाय खाई, तो आप ये सोचेंगे चाय कोई खाने वाली वस्तु है। अगर आप नहीं जानते होंगे तो आप सोचेंगे चाय कोई खाने वाली वस्तु है, लेकिन अगर आप जानते हैं तो आप क्या सोचेंगे कि सामने वाला जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, यानी चाय खाने वाली वस्तु नहीं है बल्कि पीने वाली वस्तु। क्लियर, अब बात समझ पा रहे हैं आप। तो शब्द का या वाक्य क्या होती, एक योग्यता होती जो वाक्य के अर्थ को बढ़ाने में या आप उसके कार्य में मदद करती है। आकांक्षा, आकांक्षा मीन्स क्या होता है, आकांक्षा मीन्स होता है इच्छा। आकांक्षा मतलब क्या होता है, इच्छा होती है। अब जैसे मान लो कोई वाक्य हम कह रहे हैं और वह वाक्य अपने आप में पूरा ना हो, कोई भी वाक्य हम कह रहे हैं और वह वाक्य अपने आप में पूरा ना हो, तो कहीं ना कहीं हमारी इच्छा अंदर से जागृत होती है, सामने वाले की इच्छा अंदर से जागृत होती है कि इसमें कुछ और है जो मिस हो रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि पत्र लिखा, जैसे मान लो हमने लिखा कि पत्र है और मैंने कहा कि पत्र लिखा या पत्र लिखता है, पत्र लिखा। जैसे मैंने कहा कि पत्र लिखा, तो सामने वाला ये सोचेगा पत्र लिखा, पत्र लिखने वाला तो कोई जरूर होगा जो पत्र लिखा। तो आप ये कहेंगे कि आपके अंदर से एक इच्छा जागृत हुई कि पत्र लिखा, ये तो ठीक है, लेकिन लिखा किसने, एक क्वेश्चन मार्क आपके अंदर आया, एक इच्छा आपके अंदर आई कि पत्र लिखा किसने। तो जब मैंने इस वाक्य को पूरा कहा कि मोहन द्वारा पत्र लिखा गया या सोहन द्वारा पत्र लिखा गया या सोहन पत्र लिखता है, राम खाना खाता है, मैंने कहा खाया, वह खाया। ठीक, तो बात वह कौन है, आप इस बात को लेकर के कंफ्यूज होंगे कि वह है कौन। और जब मैं ये कहूंगा कि राम ने खाना खाया या मोहन पत्र लिखता है, राम स्कूल गया, तो वहां पे बात की निकल के आती है, उसकी आकांक्षा हमारी पूरी हो जाती है कि वह वाक्य में जब पूरे सभी शब्द व्यवस्थित क्रम में होते हैं तो हमारी इच्छा क्या होती, पूरा हो जाती है। इसी बात को क्या कहते हैं, आकांक्षा कहते हैं। निकटता, अब इसके बारे में बताइए निकटता क्या होता है। बोलते या लिखते समय वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता का होना आवश्यक है। रुक रुक करके बोले या लिखे गए शब्दों में निकटता नहीं पाई जाती। जैसे मान लो मैं कह दिया कि निकटता, तो हुआ क्या कि आप निकटता के बारे में समझ रहे हैं, लेकिन वो 1 सेकंड का, 2 सेकंड का या 1 मिनट का जो हमने विराम लिया वहां पे, आगे हम विराम पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा को विराम से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जो हमने थोड़ी देर के लिए ठहराव लिया, उस ठहराव से क्या हुआ, अर्थ का अनर्थ हो गया। क्लियर, तो यहां पे हमें क्या चाहिए कि शब्द को एक क्रमिक रफ्तार जो होती है, उस क्रमिक रफ्तार में उसे लिखा भी जाए, उसे पढ़ा भी जाए, उसे बोला भी जाए, जिससे हम उसकी निकटता को प्रकट कर सकते हैं कि यह शब्द तो इसके निकट है।
जैसे मैं कहूं कि वह स्कूल जा रहा है, मैं वहां पे विराम लिया 1 सेकंड के लिए, वह स्कूल जा रहा, सेंटेंस को आगे बढ़ाना ऐसे करें, वह स्कूल जा रहा था, हमने हल्का सा विराम लिया। रास्ते में उसने बिस्किट खरीदा, तो जब हमने इस सेंटेंस में हल्का सा विराम लिया तो बात आ गई कि स्कूल जा रहा था, मतलब कुछ हुआ, हमने विराम लिया। लेकिन अगर मैं सीधे सीधे कहूं कि वह स्कूल गया, इसका मतलब क्यों गया, तो कहीं ना कहीं शब्द के बीच में निकटता का मतलब होता है शब्द का जो प्रभाव है, जो शब्द के पढ़ने की शैली है, जो शब्द के लिखने की शैली है, जो वाक्य के पढ़ने लिखने की शैली है, उसका एक बराबर वाक्य का विस्तार होता रहे, उसकी जो लय, जो कहते हैं ना लय ताल बनी रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निकटता कहते हैं। बात यहाँ पे इन सब चीजों को समझने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं, मतलब वहां पे काम देता है जब आप इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। जैसे अब मैं बताऊं कि आप कहेंगे कि इससे प्रश्न तो हमसे पूछा जाने वाला नहीं, सच में आपसे नहीं पूछा जाने वाला, लेकिन जब आप शुद्धिकरण का प्रश्न करेंगे, जब उसमें पूछा जाएगा निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है या निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तब वहां पे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जब उसे आप पढ़ेंगे उसमें तात्क्रम नहीं बैठेगा, जैसे आपको उल्टा पलटा लिखा रहेगा तो आप जान जाएंगे कि यह शब्द शुद्ध नहीं है। जब आप उसमें देखेंगे कि उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो आप कहेंगे कि यह बात शुद्ध नहीं है। जब उसमें इच्छा आपकी बाकी रह जाएगी तो आप कहेंगे कि यह वाक्य शुद्ध नहीं है। तो वाक्यों के शुद्धिकरण जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे इसका बहुत ज्यादा महत्व पड़ता है और वहां पे ही ये काम देगा। इसके पहले इसका ऐसा नहीं कि ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। हाँ, प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि वाक्यों के तत्व के आधार पे कितने प्रकार के हैं, तो आप कहेंगे 6 तत्व होते हैं, तत्वों के आधार पे 6 प्रकारों में विभक्त किया गया है। क्लियर। पदक्रम, अब इसका सबसे ज्यादा महत्व होता है पदक्रम का। पदक्रम क्या होता है कि जो पद लिखे गए हैं वह एक सीक्वेंस में होने चाहिए, एक क्रम में होने चाहिए। अगर पद ऊपर नीचे हो गए या आगे पीछे हो गए तो उससे उसका अर्थ अनर्थ हो जाता है, उसके अर्थ का क्या हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझें तो दिया गया है, सुहावनी है रात होती चांदनी। सुहावनी है, सुहावनी है रात होती चांदनी। अब इसी में हम सबको समझेंगे। देखिए, अगर हम इसके सार्थकता की बात करें, सुहावनी है रात होती चांदनी, तो आपको ये खुद ही समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ न कुछ सही सार्थकता नहीं लग रही है। सार्थकता आपको समझ नहीं आ रही, आप खुद समझेंगे कि इसका कुछ न कुछ गलत हो रहा है। भले क्या गलत है ये ना समझ में आए, लेकिन ये जरूर समझ में आएगा कि इसमें कुछ गलत है। क्लियर। तो जब आपके वाक्य शुद्धिकरण में ये शब्द मिलेगा, इसी प्रकार से दे देंगे, तो आप वहां समझ जाएंगे कि इसमें पदक्रम की जो है समस्या है, और उसमें ऐसे दे देता कौन सी चीजों की समस्या है, किसके कारण से ये अर्थ ये गलत है, इसको चूज करना पड़ेगा। ऊपर दे देगा दिया गया वाक्य अशुद्ध है, इसमें किस प्रकार की शुद्धि पाई जाती है, इसे आप व्यक्त करें या बताएं। तो जब आप देंगे तो इसको आप पढ़ेंगे तो सुहावनी है रात होती चांदनी, पता नहीं क्या है, तो रात होती चांदनी, तो फिर आप कहेंगे कि इसमें पदक्रम की समस्या है, यानी इसके पदक्रम जो है वो सीक्वेंस से नहीं है, क्रम वाइज नहीं है। तो इसमें आप क्या करेंगे, तो इसका सही क्रम क्या होगा तो आप बताएंगे, चांदनी रात सुहावनी होती है, चांदनी रात सुहावनी होती है। या इसको कभी कभी ऐसे मिलाने को भी दे देता है, कौन सा आगे आएगा कौन सा पीछे आएगा। आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 ऐसे करके दे देता है और इनके ऊपर लेबलिंग कर देता है। ठीक है, 1 सेकंड। और पूछ लेता है निम्न में से कौन सा क्रम आगे आएगा, कौन सा सीक्वेंस सही है। ऐसे आपने ऑप्शन देखा होगा, 4 ऑप्शन में देता, पहले पहला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा, इस तरह से इसको देता है। तो इस तरह के प्रश्न आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन बेसिक चीजें ही आपकी गलत हो जाती थी। यहाँ पे पदक्रम क्या शुद्धि है, और पदक्रम अगर इसमें ऐसे रख दिया जाए, इस शब्द को ऐसे लिख दिया जाए जैसे कैसे हम बोल रहे हैं कि चांदनी रात सुहावनी होती है, चांदनी रात सुहावनी होती है। तो अब आप देखिए, इसको हम फिर से एक बार लिखते हैं और यहीं पे सबको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको समझा जाता है। 1 सेकेंड। पहले हमने क्या लिखा था कि सुहावनी है रात होती चांदनी, सुहावनी है रात
होती चांदनी। ठीक, अब आपसे एक ऑप्शन देता है, इसकी नंबरिंग कर देता है 1 2 3 4 5। क्लियर। अब आपसे पूछता है कि एक काम करिए, इन्हें आप सीक्वेंस से बता दीजिए कि निम्न में दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, इसे आप व्यवस्थित करके बता दीजिए। तो आप जब इसे पढ़ते हैं तो आप तो ये बात समझ गए कि इसमें क्या है, पदक्रम की शुद्धि पाई जाती है, लेकिन इसे सिद्ध कैसे करना है, इसको सेट कैसे करना है। अगर आप ये सिद्ध कर ले जाएंगे कि चांदनी यानी पांचवा ऑप्शन मान लेते हैं, ये पांचवा ऑप्शन है, रात ये तीसरा ऑप्शन है। ठीक, मान लेते हैं कि ऑप्शन वो आगे पीछे देगा, इतना तो आप समझ ही पा रहे हैं ना कि 4-5 ऑप्शन होते हैं तो उसमें कुछ आगे पीछे रहते हैं। रात, चांदनी रात सुहावनी होती है। तो जब ये ऑप्शन आप पा जाएंगे तो इसको जब आप व्यवस्थित करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि चांदनी रात सुहावनी होती है, यानी यह पदक्रम की अशुद्धि थी और यह शुद्धि कैसे सिद्ध हो गई, इस प्रकार से सिद्ध हो गई। तो प्रश्न आपसे यहीं से पूछे जाते हैं और इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो अब आपको इन सभी चीजों की आवश्यकता यहाँ पे इसीलिए पड़ती है कि आप उसके सार्थकता को समझ सकें, उसकी योग्यता को समझ सकें, उसमें लिखे गए बातों की आकांक्षा को समझ सकें कि उसकी इच्छा क्या है, उस शब्द के कहने की इच्छा क्या है, फिर उसकी निकटता क्या है, उन शब्दों के बीच की निकटता क्या है जिसमें ज्यादा वो फ्लो में उस चल सकते हैं, उसकी लय ताल बनी रह सकती है, उसकी निकटता को समझ सकते हैं। और पदक्रम के बारे में तो आप अच्छी तरह से समझ गए। क्लियर। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अन्वय। अन्वय क्या होता है? अन्वय का मतलब होता है कि मेल। अन्वय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रश्न पूछा गया, ये भी हल्के में मत लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है कि अन्वय का मतलब क्या होता है। अन्वय का मतलब होता है मेल। अन्वय का मतलब क्या होता है? मेल। और आकांक्षा का मतलब क्या होता है? इच्छा। ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं तो आप कहेंगे अन्वय का मतलब मेल होता है। मेल यहाँ पे किसका मेल आप मिलाएंगे? तो यहाँ पे मेल आपको मिलाना वाक्य में लिंग, वचन, क्रिया, कर्ता। ठीक है, इनके बीच का जो मेल होना चाहिए, अगर वह मेल व्यवस्थित है तो उन्हीं के बारे में आपको जानना है और समझना है कि ये मेल व्यवस्थित है या व्यवस्थित नहीं है। यानी पता चला लिंग के आधार पे इसमें कोई विभेद है, या पुरुष के आधार पे, या संज्ञा के आधार पे, या क्रिया के आधार पे इसमें कोई विभेद है, तो उस बात को आपको यहां से आइडेंटिफाई करना होता है, यानी पहचानना होता है। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे बालक तथा बालिकाएं गई। जैसे कि एक उदाहरण है, बालक तथा बालिकाएं गई। आपको पीडीएफ मिलेगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, नंबर दिए गए 8004109989 पे। तो आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ भेजे जाएंगे, साथ में व्हाट्सएप पे भी, और आपके अगर लेखपाल के ग्रुप में आप होंगे तो वहां पे भी आपको व्हाट्सएप सेंड कर दिया जाता है, यानी पीडीएफ जो होगा वो आपको वहां पे भेज दिया जाएगा। आगे देखें तो बात कर रहे थे हम किसकी? अन्वय की। तो अन्वय का अगर हम उदाहरण देखते हैं तो अन्वय के उदाहरण में बालक और बालिकाएं गई। ठीक, बालक और बालिकाएं गई, अशुद्धि देखिए यहीं पे मिलेगा आपको, बालक और बालिकाएं गई। देखिए अब इसमें आपको सब कुछ लग रहा है कि सही है, बालक और बालिकाएं गई, बात तो सही है, लेकिन इसका शुद्ध शब्द क्या होता है? बालक और बालिकाएं गई नहीं, इसमें कर्ता क्रिया अन्वय ठीक नहीं है। कर्ता और क्रिया, कर्ता कौन है? कर्ता और क्रिया दोनों का अन्वय ठीक नहीं। बालक के साथ क्रिया क्या होगी? गए। बालक और बालिकाएं गए, तो यहां पे शुद्ध होगा गई नहीं बल्कि गए। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सही। इसी प्रकार से जब आपके वाक्य शुद्धिकरण का प्रश्न पूछा जाता है, और आजकल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग वाक्य शुद्धिकरण से आपके 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न तो सीधे सीधे पूछा जाता है, एक प्रश्न जो पूछा जाता है वह आपके इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक, और एक प्रश्न जो पूछा जाता है वह इस प्रकार से पूछा जाता है, ऐसे पूछ लेगा, इसमें पूछेगा निम्न में से कौन सा ऐसा है जिसकी वजह से ये शब्द अशुद्ध है, तो आप बताएंगे यहाँ पे क्रिया का दोष पाया जाता है, कर्ता और क्रिया के दोष पाए जाते हैं। तीसरा जो प्रश्न पूछा जाता है, मैंने अभी बताया ना सीक्वेंसिंग वाइज, सीक्वेंस सेट करिए कि कौन सा पद पहले आएगा, कौन सा पद बाद में आएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपने आज तक जो पेपर दिया होगा उसमें इस प्रकार के पैटर्न को, शब्दों को, इस प्रकार की श्रृंखला को अवश्य देखा होगा।
इस चैप्टर के शुरू करने का मेरा महत्व और मेरा उद्देश्य भी यही है, ताकि इन चीजों को हम आसानी से आपको समझा पाए और आप समझ पाए। अगर आपको कोई समस्या या कोई बात है जो आपको समझ में नहीं आती है, या आपको कोई दिक्कत है या कोई सुझाव है, तो आप अवश्य दे सकते हैं। आपका स्वागत है। आगे चलते हैं दूसरे भाग में, वाक्यों के भेद। वाक्यों के भेद की जब हम बात करेंगे तो वाक्य के भेद से पहले वाक्य के अंग को समझ लेते हैं। यहां पे लिखा नहीं गया है वाक्य के अंग, ठीक, वाक्य के अंग। और वाक्य के अंग को जब समझेंगे तो पहला वाक्य का अंग क्या होता है? उद्देश्य। वाक्य का पहला अंग क्या होता है? उद्देश्य। और दूसरा अंग होता है विधेय। पहला अंग क्या होता है? उद्देश्य। और दूसरा अंग होता है विधेय। यानी वाक्य के कितने अंग हो गए? 2 अंग। एक अंग को क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं, और दूसरे अंग को क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। बात को समझ सकते हैं आप। अंग के, वाक्य के 2 अंग। वाक्य के कितने तत्व हैं? 6 तत्व हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 2 भेद होते हैं, एक अर्थ के आधार पे, एक रचना के आधार पे। अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सब छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन पूछे बहुत जाते हैं। तो वाक्य के अंग की बात करते हैं। वाक्य के अंग कितने? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य की बात करते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी सीधे सीधे कह दें कि कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। सीधे सीधे कह दें कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये 100% प्रूव्ड नहीं, कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। ठीक है। ये मैं अपने शब्द को सिर्फ उसको सेट करने के लिए कह दिया। जैसे मैं ऐसे कह दूं कि प्रदीप पढ़ा रहा है, ठीक, तो बात किसकी की जा रही? प्रदीप पढ़ा रहा है, यानी प्रदीप की बात की जा रही। तो यहाँ पे प्रदीप क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। जिसके बारे में बात की जा रही। किसके बारे में बात की जा रही? मेरे बारे में बात की जा रही। जैसे मान लो सामने से आप देख रहे हैं, आपका नाम महेश, रमेश, सुरेश कुछ भी है, तो मैं कहूं कि रमेश पढ़ रहा है, सुरेश पढ़ रहा है। इसका मतलब कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? उद्देश्य मेरा कौन है? उद्देश्य मेरा है रमेश, चूंकि मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। तो उद्देश्य हमारा क्या होता है? जिसके बारे में हम बात करते हैं वही हमारा क्या होता है? उद्देश्य होता है। विधेय किसे कहते हैं? तो विधेय की बात करने, वाक्य के जिस भाग में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, वाक्य के जिस भाग में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में, मेरे बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, वह क्या होता है? विधेय होता है। जैसे मैं पढ़ाता हूं, तो मैं पढ़ाता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? पढ़ाता हूं क्या है? विधेय है। मैं मतलब प्रदीप पढ़ाता है, तो प्रदीप क्या हुआ? प्रदीप एक प्रकार का उद्देश्य है, लेकिन पढ़ाता है क्या है? विधेय। यानी जो क्रिया है वो क्या है? विधेय। यानी कर्ता को अगर हम निकाल दें तो जो बचा हुआ तत्व होता है वो क्या होता है? विधेय होता है। आप बात को समझने की कोशिश करिए। कर्ता को निकाले, जैसे मान लो कि अब यहाँ पे कोई और उदाहरण लें, जैसे कि राम जाता है, ठीक, राम जाता है। राम क्या है? उद्देश्य। हम बात किसकी कर रहे हैं? राम जाता है, राम जाता है, हमने राम की बात की, तो राम क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। विधेय कौन है? जाता है, ये क्या है? विधेय है, जो कि एक प्रकार की क्रिया है। तो जाता है क्या है? विधेय। तो विधेय यहाँ पे क्रिया को इंडिकेट कर रहा है, और राम किसको? इसको क्या कहते हैं? संज्ञा को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? तो या कर्ता को इंडिकेट कर रहा है। राम किसको? कर्ता को। तो राम जाता। तो उद्देश्य कौन हो गया? जिसके बारे में बात की जाती है। किसके बारे में? जिसके बारे में बात की जाती है उसे क्या कहते हैं? जिसके बारे में बात करते हैं उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय, बचे हुए तत्वों को क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, वाक्य के भेद पढ़ते हैं। वाक्य के भेद, वाक्य के कितने भेद होते हैं? जैसा मैंने बताया, वाक्य के 2 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पे और रचना के आधार पे। अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद 8 प्रकार के होते हैं, और रचना के आधार पे वाक्य के भेद 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पे वाक्य का पहला भेद जो होता है विधानवाचक वाक्य। कौन सा? विधानवाचक। विधानवाचक का मतलब होता है जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिली। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले,
जिसमें क्रिया के करने या होने, यानी क्रिया या तो करने किसमें चली गई, भूतकाल में, या होने हो रही है या तो होने वाली है, दोनों हो रही है यानी वर्तमान काल, या होने वाली भविष्य काल, जिसमें क्रिया के करने होने की संभावना मिलती है या बात होती है, सूचना मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विधानवाचक कहते हैं। जैसे अब यहां से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सही बता रहे हैं, आजकल का सबसे बड़ा ट्रेंड यहां से है, इस सेक्शन से खूब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देख लीजिए आप पेपर उठा करके, चाहे वीडियो का, चाहे लोअर पीसीएस का, चाहे आप स्टोनो का, किसी का पेपर उठा करके देख लीजिए। तो यहां से देखिए पेपर की श्रृंखला बढ़ गई, यूपीएसआई की इस सेगमेंट से पेपर खूब आ रहे हैं। क्योंकि इन्हीं चीजों को हम छोड़ के भाग जाते हैं, हम रोज पर्यायवाची रट रहे हैं, विलोम रट रहे हैं, और वहां से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इतना ज्यादा याद करेंगे, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर शब्दों को पढ़ने का सही पैटर्न पता होगा ना, तो आसानी से हम इनमें से पर्यायवाची और शब्द विलोम, उसके अर्थ अनर्थ सब कुछ निकाल सकते हैं। क्लियर। तो विधानवाचक का मतलब क्या होता है, जहां पे कार्य को करने या होने की सूचना प्राप्त हो या सूचना मिले, उसे हम क्या कहते हैं, विधानवाचक कहते हैं। तो यहां पे आप इसको लगा सकते हैं कि यहां पे पॉजिटिव सिंबल आ सकता है। आपका कौन सा सिंबल आता है, पॉजिटिव सिंबल, यानी धन की बात होती है। धन मतलब पैसा वाला धन नहीं, कार्य सही हो रहा है इसकी बात होती है। ठीक, काम हुआ या नहीं हुआ, काम हुआ या होने वाला है, इसकी बात आती है। लेकिन इसी पे निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक, हाँ इसका उदाहरण हमने नहीं देखा। मैंने दूध पिया, मैंने दूध पिया, विधानवाचक की बात है, मैंने दूध पिया। तो मैंने दूध पिया यानी मेरे द्वारा एक कार्य किया गया, या क्या है, विधानवाचक है। वह दूध पिएगा, कौन क्या है, विधानवाचक है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने दूध नहीं पिया, इसका मतलब क्या है, ए नकारात्मक बात हो रही, माइनस की बात हो रही, नहीं आ रहा है। यहाँ कौन सा शब्द है, नकारात्मक, निगेटिव बात हो रही है। तो यहाँ पे नकारात्मक का सिंबल हम लगा सकते हैं, निषेधवाचक। निषेधवाचक को आपका अगर पढ़ना होगा क्या पढ़ेंगे, जिन वाक्यों से कार्य ना होने का या ना करने का, जिन वाक्यों से कार्य ना होने का या ना करने का संकेत प्राप्त होता है या भाव प्रकट होता है, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, मैं वहां नहीं गया, ये सब बातें किसमें है, नकारात्मक बातें हैं, और निषेधवाचक वाक्य इसे कहते हैं। क्लियर। इसे क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, आज्ञावाचक। आज्ञावाचक तो आप जानते हैं, आज्ञावाचक, आज्ञावाचक का मतलब होता है जिन वाक्यों के आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, देखिए यहां पे 3 चीजें आती हैं, आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश। अब देखिए आज्ञा कौन देता है, जो आपसे बड़े लोग होते हैं। प्रार्थना कौन करता है, जो आपसे छोटे लोग होते हैं। उपदेश कौन देते हैं, आपके गुरु लोग। तो यहाँ पे आज्ञा, जो आपसे बड़े लोग हैं वो आपको आज्ञा देंगे। प्रार्थना, या आप उनसे आज्ञा करेंगे। ठीक, जो प्रार्थना, आप उनसे प्रार्थना करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, हमारा ये काम हो जाना चाहिए। और उपदेश कौन देते हैं, जो गुरु होते हैं, महात्मा होते हैं, संत प्राणी होते हैं, वो आपको उपदेश देते हैं। यानी ये तीनों चीजें किसमें आती हैं, आज्ञावाचक में आती हैं। किसमें आती हैं, आज्ञावाचक में आती है। याद रखिएगा, इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे, इसे समझने की कोशिश करिएगा। उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाकर फल लाओ, बाजार जाकर फल लाओ, हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, बाजार जाओ और फल को लाओ, यानी फल लेके आओ, बाजार जाओ फल लाओ। तो क्या हुआ, ऑर्डर हुआ, ऑर्डर मतलब आज्ञा हुई, और जब आज्ञा हुई तो क्या है, आज्ञावाचक वाक्य हो गया। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक तो आप जानते हैं, आपने आजकल बहुत पढ़ा होगा प्रश्नवाचक, जिसके आगे सिंबल क्या लगता है, ए लगता है। यानी क्या, वह क्या कर रहा है, वह क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। डब्ल्यू फैमिली आपने पढ़ा होगा, डब्ल्यू फैमिली किसमें, बताइए भाई, इंग्लिश में डब्ल्यू फैमिली पढ़े ना। तो डब्ल्यू फैमिली की बात हो रही है, तो डब्ल्यू किसी व्यक्ति का नाम नहीं, डब्ल्यू वर्ड की बात हम कर रहे हैं। ठीक, तो प्रश्नवाचक वाक्य की अगर बात करें, तो प्रश्नवाचक वाक्य में आता है जिन वाक्यों के किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है, यानी जिन वाक्यों से किसी प्रकार के प्रश्न के पूछने का ज्ञान हो रहा है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह कौन खेल रहा है, वह क्या कर रहा है, वह कहां गया है, इस तरह के वाक्य किसमें आते हैं, प्रश्नवाचक में आते हैं। क्लियर। आगे बढ़ जाए, इच्छावाचक।
ऐसा वाक्य जो आपकी इच्छा को प्रकट करता है। अब आपकी इच्छा क्या प्रकट होती है कि मेरी इच्छा क्या है कि हम जितने लोगों के साथ जुड़े हैं सबका सिलेक्शन लेखपाल में या यूपीएसआई में हो जाए। अब हमारी इच्छा तो है, तो हम तो यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमसे जुड़ने वालों का सिलेक्शन अवश्य हो जाए, जल्दी से उनका चयन हो जाए। तो हमारी इच्छा क्या है कि आपका चयन हो जाए, जल्दी से हो जाए, साथ में मेरे लिए आप दुआ कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इच्छावाचक वाक्य में जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष या शुभकामनाएं, तीन चीजें, इच्छा, आशीष या शुभकामनाएं, हम किसी को शुभकामनाएं भेजते हैं कि आपको मुबारक हो, आपका ये कार्य आपको मुबारक हो, तो ऐसी शुभकामनाओं के लिए क्या होता है, इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे कि तुम्हारा कल्याण हो, आपका भला हो, ठीक है, ये सभी चीजें किसमें आती हैं, इच्छावाचक में। संदेहवाचक बताएंगे, संदेहवाचक किसे कहते हैं। संदेहवाचक वो आपने सुना है ना कि अभी देखिए फेसबुक पर बहुत तेज वायरल हो रहा था, एक वीडियो था कि जिसमें कहा गया था शक करना गुनाह था लेकिन सत्य ही सही था, शक करना गुनाह था लेकिन सच ही सही था। तो यही बात यहाँ संदेहवाचक में है। संदेहवाचक का मतलब क्या है, जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है, जिन वाक्यों से संदेह की संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम को बरसात हो, जैसे शायद शाम को बरसात हो सकता है कल तूफान आए। तो ये जो शब्द है शायद, हो सकता है, ये सभी वाक्य किसमें आते हैं, संदेहवाचक में आते हैं, जिसमें हमको एक संदेह लग रहा है कि शायद बारिश हो सकती है, इसलिए आप रेनकोट लेकर के जाएं। क्लियर, आगे बढ़े। विस्मयवाचक, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, ठीक। तो आश्चर्यवाचक, बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जैसे आश्चर्य हो जाता है, सुन करके आपको आश्चर्य हो जाता है, हाँ ऐसा काम कैसे हो गया। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, आश्चर्यवाचक या विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे विस्मयवाचक वाक्य में जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक, देखिए इसमें कई चीजें हैं, ठीक है, घृणा है और क्या है, घृणा है, शोक है, इन सब चीजों को जब आप व्यक्त करते हैं, ठीक है, घृणा को, इसका सिंबल कैसे होता है, आपने देखा होगा किस तरह से इसका सिंबल लगता है, हाय, ऐसा कैसे हो गया, हाय, ऐसा कैसे हो गया, हाय वह मर गया, इस तरह के आप शब्द को पढ़े होंगे। तो इसे क्या कहते हैं, विस्मयवाचक कहते हैं। जैसे किसी बात को सुनकर के आपको एक बेहद आश्चर्य होने लगे, तो आश्चर्य हो, चाहे घृणा हो, चाहे शोक हो, चाहे संवेदना हो, या किसी को, जैसे आपने अभी तक देखा कोई बहुत निठल्ला व्यक्ति है, उसके बारे में सुने कि वो पीसीएस बन गया, आईएएस बन गया, जैसे आप सुनेंगे कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। वहां पे आपके अंदर क्या होता है कि एक विस्मय उत्पन्न होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वह बात जो होती है विस्मय क्या कहलाती है। और इसका सिंबल जो होता है वो इस प्रकार से होता है, ऐसे आप लगा देते हैं सिंबल। क्लियर, शब्द के आगे जैसे हाय के आगे हमने लगाया ऐसे, इसे क्या कहते हैं, विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से भी। संकेतवाचक, संकेतवाचक की बात कर लें तो जिन वाक्यों में से एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, जिन वाक्यों का एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक कहते हैं। जैसे कि अगर परिश्रम करोगे तो सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी, परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। पहला क्रिया कौन है, परिश्रम करोगे, यानी परिश्रम करने पे आप आश्रित हो गए। दूसरा, सफलता तभी मिलेगी जब आप परिश्रम करेंगे। अगर इस शब्द को और विस्तार किया जाए तो परिश्रम करने पर ही सफलता मिलेगी। यानी अभी आपने देखा कि जो हाई स्कूल इंटर के रिजल्ट आए तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने 100 में 100 मार्क पाए, यानी उन्होंने जब परिश्रम किया था तो उन्हें सफलता अवश्य मिली, उन्हें पूरा का पूरा नंबर मिला। आपको भी पूरा मिल सकता है अगर आप परिश्रम करेंगे तो यहाँ पे एक क्रिया निर्भर किस पे कर रही है, नंबर तो पूरा मिलेगा लेकिन उसके पहले एक क्रिया और है, वो क्या है, परिश्रम करना पड़ेगा। तो संकेतवाचक वाक्य किस पे होता है, एक क्रिया पे दूसरी क्रिया आश्रित होती है या निर्भर होती है। लास्ट सेगमेंट पे हम लोग आ गए हैं। लास्ट सेगमेंट है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के या वाक्य के हम विभेदीकरण को पढ़ेंगे। रचना के आधार पर क्या होता है, साधारण वाक्य या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, यानी तीन प्रकार के आपके वाक्य होते हैं रचना के आधार पे। साधारण वाक्य, जिसे आप सरल वाक्य भी कहते हैं, संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। पहला अगर हम बात करें साधारण या सरल वाक्य की, तो इसमें आप जानते हैं कि साधारण और सरल वाक्य में जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, जिनमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, यानी एक उद्देश्य कहने वाला एक जिसके बारे में बात की जा रही, वह भी एक, मैंने उद्देश्य आपको बताया, उद्देश्य का मतलब क्या है, जिसके बारे में बात की जा रही।
तो जिसके बारे में बात की जा रही वह भी अकेले हो, और जो बात की जा रही यानी जो उसका कार्य वर्णन किया जा रहा है वह भी एक हो, वहां पे क्या होता है, सरल वाक्य होता है। वहां पे कौन सा वाक्य होता है, सरल वाक्य कह सकते हैं या साधारण वाक्य कह सकते हैं, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं आपके एग्जाम में। तो इसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं, जहां पे उद्देश्यक और विधेयक यानी दोनों की संख्या कितनी है, सिर्फ एक एक है। जैसे हम बात करें कि मुकेश पढ़ता है, मुकेश पढ़ता है, तो मुकेश क्या है, अकेले। यहां पर अगर हम मुकेश इसको लिख लें तो मुकेश पढ़ता है, ठीक। तो यहां पे मुकेश क्या हुआ, उद्देश्य हो गया। मुकेश क्या है, मैंने बताया ना, जो करता होगा वही उद्देश्य होगा, तो मुकेश क्या हुआ, उद्देश्य हो गया। और उद्देश्य को छोड़ करके जो पार्ट बचता है, जो हिस्सा बचता है, वो क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। तो एक उद्देश्य हो गया और एक विधेय हो गया। आजकल प्रश्नों के ट्रेंड में ये भी पूछा जाता है कि एक प्रश्न दे देता है और उसमें पूछ लेता है कि निम्न में से कितने उद्देश्य हैं और कितने विधेय हैं। इस प्रकार से संज्ञा पदक्रम और सर्वनाम पदक्रम में भी पूछा जाता है, निम्न में कितने संज्ञा पदक्रम है, कितने सर्वनाम पदक्रम है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी पूछा जाता है कि दिए गए वाक्य में कितने उद्देश्य हैं और कितने विधेय हैं। इस बात को एकदम कंसंट्रेट होकर के समझ लीजिए कि मुकेश क्या हो गया, उद्देश्य, यानी एक उद्देश्य और एक विधेय। यानी जब एक उद्देश्य एक विधेय, कौन सा वाक्य, सरल और साधारण वाक्य, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। संयुक्त वाक्य से ही पता चलता है कि इसमें दो वाक्य होंगे। संयुक्त मतलब होता है जुड़ना, जोड़ना। तो अभी तो एक हाथ था, दूसरा हाथ जोड़ लिए, तो यहां पर क्या हुआ, संयुक्त वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य ने जोड़ने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए। जैसे आपके दो टुकड़े हैं पेपर के, उन्हें जोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, फेविक्विक चाहिए, जिससे आप उन्हें ऐड करेंगे, ठीक है, या पंच चाहिए। कोई ना कोई एक तत्व चाहिए जिसके माध्यम से आप दो सेगमेंट को आपस में जोड़ सकते हैं। तो जब दो चीजों को जोड़ने के लिए आपके पास कुछ चाहिए, तो संयुक्त वाक्य में क्या क्या चाहिए आपको जोड़ने के लिए, तो देखिए कौन कौन से चाहिए। संयुक्त वाक्य से कहते हैं जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य, यानी सरल वाक्य जो है या दो से ज्यादा हो जाएंगे, तो उन्हें आपको जोड़ना पड़ेगा। किससे जोड़ेंगे आप, याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। और, तथा, योम, इन्हीं के माध्यम से आप जोड़ते हैं। और, तथा, योम, इनके माध्यम से आप जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ते हैं, सरल वाक्यों को जोड़ते हैं, तो उससे जिस वाक्य का निर्माण होता है उस वाक्य को हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग देख लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए बात कर लें, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। वह सुबह गया, वह सुबह गया, बात करें यहां पे, वह सुबह गया, ठीक। और आ गया, और ये रहा, और शाम को लौट आया, शाम को लौट आया। क्रिया कितनी हो गई, दो, एक तो गया और एक आया, ठीक, गया और आया। उद्देश्य कितने हो गए, वह और वह ही। यहां पे देखिए और लग गया तो वह विलुप्त हो गया है, लेकिन वह लौट आया, शाम को लौटने वाला भी कौन है, वह ही है। तो यहां पे क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। कौन सा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य। आगे बात करते हैं, एक और बचा हुआ है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य की बात करें, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो, यानी एक मुख्य वाक्य है और उस पे आश्रित दूसरा वाक्य है, और उस पे आश्रित उपबंध या दूसरा वाक्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक उसमें क्रियाएं हो सकती हैं, एक से ज्यादा उसमें भाग हो सकते हैं। जैसे उदाहरण उसमें ले लेते हैं, ज्यों ही उसने दवा पी उसे आराम हो गया या वह सो गया। ज्यों ही उसने दवा पी, यानी यहां सब कुछ किस पे निर्भर कर रहा है, दवा पे। ज्यों ही उसने दवा पी, यानी दवा के ऊपर ही उसका आराम या उसका सोना उस पर निर्भर करता है। तो ज्यों ही उसने दवा पी, वह क्या हुआ, सो गया। ऐसा वाक्य कौन सा है, मिश्रित वाक्य। जैसे अभी आपने एक उदाहरण सुना था कि जब आप परिश्रम करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, यानी परिश्रम एक मुख्य वाक्य हो गया, जिसपे आश्रित वाक्य कौन है, सफलता है। यानी एक मुख्य वाक्य के ऊपर जब दूसरा वाक्य आश्रित हो जाता है तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आज के दौरान जितनी भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये सभी चीजें आपको इजीली समझ में आ गई हैं। अब आप इसे एक बार रिवाइज करेंगे। आपके पास जो भी बुक होगी, जिस भी पब्लिकेशन की, उस बुक में सभी चीजें आपको अवश्य दी गई होंगी। ये मेरा उद्देश्य, ये मेरा विचार है कि उसमें जरूर मिल जाएगा, चाहे जिस पब्लिकेशन की होगी। तो उसमें एक बार आप पढ़ेंगे सब कुछ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे दोनों का मिल जाएगा। नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर यहाँ पे दिया गया है, जहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, 8004109989। और आपके सुझाव, आपके द्वारा बताए गए मार्ग सब यहाँ पे, और आपके कमेंट का सजा यहाँ पे आपका उद्देश्य रहेगा। आप जो भी कहना चाहते हैं आप खुल के कह सकते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।